बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 का साइंस की वर्कशीट नंबर 25 जो आपकी आज की 31 अगस्त की वर्कशीट है। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं जीवन की मौलिक इकाई माइटोकॉन्ड्रिया और राजधानियाँ। इसके अंदर आज हम जीवन की मौलिक इकाई जो कोशिका हम कर रहे हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पहले भी कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ें आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी कोशिका को विभिन्न जैविक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा कहाँ से और कैसे प्राप्त होती है, कहाँ से या कैसे प्राप्त होती है। वो बोलता है कि कोशिका जो अपना अलग अलग काम करती है, अलग अलग जो पादप कोशिका होती है या जंतु कोशिका होती है, वो अपनी अलग अलग काम करना, जैसे अगर आपके हाथ पैर हिल रहे हैं, ठीक है, कोई काम कर रहे हो तो उसके लिए ऊर्जा प्रदान करना, तो वो कैसे जो है काम करती है। तो उसके लिए वो बताती है कि यह काम भी कोशिका अंगक द्वारा होता है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, ये सारा काम किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के कारण होता है। एक कोशिका में सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी, ये एटीपी हमने पहले पढ़ा था, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त होती है। यानी कि सारे काम करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो एटीपी की फॉर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया से दी जाती है। ठीक है, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस भी कहा जाता है। पावर हाउस यहाँ यानी कि जहाँ से ऊर्जा मिलती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए उसे ऊर्जा संयंत्र, बिजली घर या पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन अभिक्रिया द्वारा होता है। एटीपी किसके कारण होता है? श्वसन अभिक्रिया, यानी कि सांस लेने वाली रेस्पिरेशन जो हमने पढ़ा था उसके द्वारा होता है। और एटीपी में संचित ऊर्जा ही कोशिका की ऊर्जा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली छिद्रित तथा भीतरी झिल्ली वल्लित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जिसके पास अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है और अपने राइबोसोम होते हैं। ठीक है, इसलिए यह अपने कुछ जरूरी प्रोटीन स्वयं ही बना लेता है। राइबोसोम हेल्प करते हैं ना प्रोटीन बनाने के लिए। डीएनए मैसेज लेके आता है, आरएनए के थ्रू वो भेजता है और राइबोसोम उसके हिसाब से प्रोटीन बनाते हैं। ये हमने पिछली जो हमारी वर्कशीट थी उसके अंदर पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है दीदी पादप कोशिका में रसधानी का क्या महत्व है। यानी कि जो पादप कोशिका होती है, प्लांट सेल होते हैं, उनके अंदर जो रसधानी है उसका क्या महत्व होता है। ठीक है, अब देखो, हम जानते हैं कि जंतु कोशिका में रसधानियाँ बहुत छोटी होती हैं। जंतु कोशिका यानी कि एनिमल्स की बात करते हैं तो जो रसधानियाँ होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन पादप कोशिका में ये बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ द्रव्य को संग्रहित करने, कोशिका को कठोरता तथा सिफ्ती देती हैं, यानी कि कठोर बना के रखते हैं, उसको हार्ड बना के रखते हैं। ठीक है, इस द्रव्य में पादप के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ भी होते हैं। ये जो रसधानियाँ होती हैं इनके अंदर जो लिक्विड होता है, जो द्रव्य होता है, उसके अंदर कुछ आवश्यक पदार्थ होते हैं, जैसे अमीनो का अम्ल, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल, प्रोटीन और शर्करा आदि का संचयन भी होता है। रसधानी की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानी की झिल्ली का नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। ये भी आपने याद रखना है। यह रसधानी के द्रव्य को कोशिका द्रव्य से अलग रखती है। यानी कि दो द्रव्य होते हैं, एक रसधानी का द्रव्य और एक कोशिका का द्रव्य। उन दोनों को जो अलग अलग करने का काम करते हैं वो कौन करता है? टोनोप्लास्ट करता है। और टोनोप्लास्ट क्या है? रसधानी की झिल्ली। ठीक है, यह कोशिका जीवों में यह अपशिष्ट पदार्थों को, एक कोशिका जो है अपशिष्ट पदार्थ यानी कि बचे हुए जो हैं या अतिरिक्त जल यानी कि ज़्यादा जो पानी है उसको बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? टोनोप्लास्ट। ठीक है, अब हमने इनके कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कोशिका के कोई दो कार्य बताइए जिनके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तीसरा है रसधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। रसधानी की झिल्ली का नाम लिखो। एटीपी का पूरा नाम लिखना, ये मैंने आपको पिछले में भी करवाया था। पादप के लिए आवश्यक रसधानी में उपस्थित कोई 3 पदार्थों के नाम लिखिए। हमने कोई 3 पदार्थ जो है उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, सो चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। सो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है या पावर हाउस क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है क्योंकि यही तो पावर को एटीपी के रूप में इकट्ठा करके रखता है, यानी कि ऊर्जा को एटीपी के रूप में इकट्ठा करके रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया रासायनिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किए जाने वाले एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी की अधिकांश सेल की आपूर्ति करते हैं। इस प्रकार एक माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका को एटीपी की फॉर्म में जो ऊर्जा है वो प्रदान करवाते हैं, जिससे वो अपनी जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो करती है कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कोशिका को कोई एक कार्य बताइए जिसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बहुत सारे कार्य होते हैं। सामान्य 3 प्रकार के कार्य जो हैं उनके लिए जो कोशिका है यानी कि उसको रासायनिक ऊर्जा या कोई भी जो ऊर्जा है उसकी जो है वो ज़रूरत होती है। एक तो उपापचय की प्रतिक्रियाओं को चलाने के लिए
ठीक है, जो स्वचालित रूप से नहीं होती हैं, वो उपापचय की प्रक्रियाएं हमने चलानी है। जो स्वचालित रूप से नहीं होती हैं उनको स्वचालित रूप से चलाना है। झिल्ली में आवश्यक पदार्थों को ले जाने के लिए, झिल्ली के अंदर आवश्यक पदार्थ जो उनको चाहिए होते हैं, इंपॉर्टेंट मटेरियल लेके जाने के लिए, यांत्रिक काम करने के लिए, या जैसे कि मांसपेशियों को हिलाना, यानी कि जैसे आपकी मांसपेशियां हिल रही हैं, हाथ पैर हिल रहे हैं, उनको हिलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। रसधानी किस कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है? रसधानी की झिल्ली का नाम लिखिए। रसधानियाँ क्या होती है? ये कोशिका की निर्जीव रचना है जो पादप कोशिकाओं में प्राय बड़ी तथा केंद्र में स्थित होती हैं और जंतु कोशिकाओं में छोटी और अस्थायी होती है। इसीलिए ये एक जो पादप कोशिका है उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। उसमें जो जंतु कोशिका में छोटी होती है इतना महत्व उसका नहीं होता। रसधानुजंती और पादप कोशिका के द्रव्य में पाई जाने वाली रचना है। कोशिका द्रव्य में रहित वे निर्जीव कोशिकाएं रचना जो जलनुमा तरल पदार्थों से भरी होती है तथा टोनोप्लास्ट नामक आवरण से घिरी होती है, रसधानी कहलाती हैं। इनमें भोज्य पदार्थ जो है वो संचित रहते हैं। जलीय पौधों में रसधानियाँ गैस युक्त होकर पौधों को तैरने में मदद करती हैं। पादप कोशिका का यह 90% स्थान जो है घेरता है, इसीलिए यह पादप कोशिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और रसधानी की जो झिल्ली है उसका नाम क्या है? टोनोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एटीपी का पूरा नाम लिखना है, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट है पादप के लिए आवश्यक रसधानी में उपस्थित कोई 3 पदार्थों के नाम लिखिए जो पादप के लिए, यानी कि जो हमारा प्लांट सेल है उसके लिए जो आवश्यक इंपॉर्टेंट जो है जो 3 ऑब्जेक्ट्स या 3 चीज़ें पाई जाती हैं रसधानियाँ उसके अंदर। तो यह बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाने वाले कोशिका अंग हैं। यह पादप कोशिका की तुलना में पशु कोशिका में तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं। कभी कभी वे पानी के भंडारण के लिए थैली के रूप में भी कार्य करते हैं। और कुछ अन्य घटक क्या हैं इसमें? अमीनो अम्ल होता है, शक्कर होता है, प्रोटीन होता है और कार्बोनिक अम्ल होता है। ठीक है, सो ये था हमारी वर्कशीट नंबर 25 क्लास 9 विज्ञान के लिए, जो आपकी आज की वर्कशीट है 31 अगस्त की। ठीक है, सो आप एक बार इनको पोज करके क्वेश्चंस को लिख लीजिए। मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, आप यहीं पे पोज करके लिख लीजिए इनको। ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पहले हमने 4 और 5 देखे, ये 3 और 4 है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है विद सॉल्यूशन।